एजू होम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो एक नाम हम लोग सुनते रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, जब भी एक पर्सन अकाउंटिंग की बात करता है तो हमारे माइंड में आती है बात कि हमें प्रैक्टिकली ये अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को जैसे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब सीख रहे हैं, तो इसको सीखने में आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग है उसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए। तो वो अगर आपको क्लियर हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे अब आगे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जो हमारे बिल्स, वाउचर्स, जो हमारी रसीट्स, पेमेंट्स, जो भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको किस तरह से हम एक्चुअली ओरिजिनली किताबों के अंदर डालते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डालते हैं, उनको समझना चाहिए। अब हमें उसके बारे में हम आपको आज नॉलेज देने जा रहे हैं। उसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें तो यही होता है कि किस तरह से परचेजेस को हम परचेज बुक में डालते हैं। अब इस चीज़ के लिए आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग है, जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, उसमें जो कुछ भी हम, जिस तरह से भी हम सोर्स डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं, उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों को किस में डालना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे कि मैंने बता दिया है कि उसमें जो हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें सबसे पहली बुक हमारे लिए परचेज बुक है। तो परचेज बुक के अंदर किस तरह से हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरह से हम लोग इसको एंटर करेंगे, उसको सीखना है। तो ये जो अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं, ये विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी जीएसटी जो हमारे बिजनेस हैं उनकी अकाउंटिंग है। हम आपको लेवल 1 में टैक्स फ्री अकाउंटिंग करवा रहे हैं, लेवल 2 की ट्रेनिंग में हम लोग आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग विद जीएसटी करवाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिखाने से आपको जो आपकी नॉलेज है वो अच्छी तरह से अपग्रेड भी हो जाएगी और आप लोगों को एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझना भी इजी रहेगा, क्योंकि हम पहले इजी एस्पेक्ट करवाते हैं विदाउट जीएसटी वाला, फिर विद जीएसटी वाला करवाते हैं। तो विदाउट जीएसटी में आज किस तरह से हम परचेज बिल्स को परचेज बुक में एंटर करेंगे, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए, इसमें आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है कि परचेज बिल आपके पास एक आया है खन्ना टेक्सटाइल्स का। ये खन्ना टेक्सटाइल कौन है? ये वो पर्सन है जिसने हमें गुड्स सेल करी हैं, जिसने हमें प्रोडक्ट, जो आइटम्स हमें चाहिए थी वो सेल करी हैं। अब ये वो गुड्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो ये जो खन्ना टेक्सटाइल्स ने हमें सेल करी हैं, इसमें सबसे पहले तो बिल नंबर जो हमारा है 502, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका बिल नंबर क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें डेट रहती है कि इसकी डेट क्या है, जो कि 1 अप्रैल 2020 डाली हुई है। तीसरा, ये गुड्स किसको सेल की गई हैं? ये हमें सेल की गई हैं। हमारी फर्म का नाम क्या है? हमारी फर्म का नाम है दी ट्रेडर्स। हम जो ये अकाउंटिंग करेंगे सारी, मैंने पहले भी बताया, हम दी ट्रेडर्स फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो दी ट्रेडर्स के नाम पे ये बिल जनरेट किया गया है बाय खन्ना टेक्सटाइल्स। और 4th टर्म इसमें लिखी हुई है टर्म ऑफ सेल, कि माल बेचने की टर्म क्या है। तो टर्म ऑफ सेल जो है वो क्रेडिट है। इसमें आपको समझ लेना चाहिए कि ये 2 टर्म्स होती हैं, एक तो कैश टर्म होती है, एक क्रेडिट टर्म होती है। मतलब अगर आप कैश पेमेंट देके गुड्स परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट पे करके उधार पे गुड्स परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर क्रेडिट वर्ड लिख के आता है। तो इसमें ये पता लग गया हमें कि ये जो गुड्स हमने परचेज करी हैं ये उधार पे परचेज करी हैं, इसके लिए हमने पेमेंट नहीं करी। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हमने लिखा है क्लोथ। इसका मीनिंग ये है कि हमने क्लोथ परचेज किया है। क्वांटिटी में लिखा हुआ है 98.75 मीटर्स। इट मीन्स फॉर कि ये क्वांटिटी है, मीटर्स में क्वांटिटी है। जो मेजरमेंट यूनिट है हमारा, यूनिट स्केल जो है हमारा, वो मीटर्स है। 98.75 मीटर्स हमने ये कपड़ा परचेज किया है। और रेट क्या है? इसका रेट है 200 रुपीज़ पर मीटर, 200 रुपये पर मीटर पे परचेज किया। टोटल अमाउंट जो हमारी बनी है दैट इज़ 19,750, 19,750 रुपये। ये आपको पे करके ये गुड्स मिल रही हैं। लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं करी, आपने पेमेंट को भी पेंडिंग रखा हुआ है, अभी आपने उधार पे परचेज किया है। इसमें जब उसने आपको गुड्स बेची खन्ना टेक्सटाइल ने, तो उसने टर्म एंड कंडीशन भी नीचे रखी हैं कि एक बार गुड्स वापस होने, सेल करने के बाद मैं वापस नहीं लेता।
तो फिर भी अगर उसका कोई लॉजिक निकल आता है तो हम वापस कर देते हैं उनको। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो वापस भी हो जाती है। उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जनरली एक लिखा होता है, ये एक जनरल कमेंट है। दूसरा इसमें लिखा है कि आपको जो पेमेंट है वो 45 डेज के अंदर करनी है। अगर आप नहीं करते तो दे विल चार्ज 24% इंटरेस्ट फ्रॉम यू। ये नॉर्मली पर एनम इंटरेस्ट रेट होता है। और राइट हैंड दूसरी साइड पे इस पे लिखा हुआ है राजेश सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर होते हैं, जिसने ये बिल जनरेट किया है, बनाया है, उसने अपने सिग्नेचर नीचे कर दिए हैं ऑथराइज सिग्नेटरी ने, जिसका नाम राजेश है। तो मुझे लगता है कि आपको परचेज के बिल की तो समझ लग गई। ये टैक्स फ्री बिल है, बड़ा सिंपल और सबसे ईजीएस्ट बिल इसे कहा जाता है। इसमें कहीं जीएसटी के बारे में बात नहीं की गई, कहीं कोई टीडीएस के बारे में बात नहीं की गई, कहीं कोई फ्रेट नहीं लगा हुआ, कहीं कोई डिस्काउंट नहीं है। बिल्कुल सिंपल बिल है। हमने समझना है कि इस बिल को हम किस तरह से परचेज बुक के अंदर डालेंगे, बिकॉज आज हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है परचेज बुक के अंदर एंट्री डालना। तो जो परचेज बुक के अंदर एंट्री जाती है, याद रखने वाली बात है कि वो किसी और जर्नल में नहीं जाती। जैसे कि +1 में आप सभी को बताया जाता है कॉमर्स में, या फिर बीकॉम करते हैं बच्चे उनको बताया जाता है, बीबीए भी करते हैं बच्चे, एमबीए करते हैं, या जहाँ भी आप लोग कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ते हो या वैसे आप मार्केट में जाके किसी से अकाउंट सीखते हो, तो वो आपको कहते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले जर्नल में एंट्री डालनी है। तो याद रखो कि वो जर्नल क्या है, परचेज बुक। वो लोग कहते हैं कि जर्नल एंट्री डालो पहले, फिर इसे परचेज बुक में भी डाल दो, तो वो गलत है अगर कुछ ऐसा आपको कहा गया है तो। याद रखने वाली बात है कि इसको सोर्स डॉक्यूमेंट को, बिल को डायरेक्टली हम परचेज बुक में ही एंटर करते हैं, क्योंकि हम किसी भी एंट्री की रिकॉर्डिंग वंस करेंगे, दो बार रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हम उसे जर्नल एंट्री डालें फिर उसे हम परचेज बुक में भी डालें? तो फिर तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग तो हमें एक ही बार करनी है। तो परचेज बुक इज ए बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की बुक है। अब कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे मेरे साथ साथ आप देखो, साथ में स्क्रीन पे आप देखते भी रहो, वहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास मैंने परचेज बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये परचेज बुक का ओरिजिनल फॉर्मेट है। जब आप मार्केट से कोई परचेज बुक परचेज करोगे, खरीदोगे, तो उसका यही फॉर्मेट होगा। मैंने वो ओरिजिनल फॉर्मेट आपके सामने कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर है, नंबर का मतलब बिल नंबर मेंशन करना है यहाँ, डेट में डेट डालनी है, नंबर में सीरियल नंबर मेंशन करना है आपने सबसे पहले। उसके बाद डेट में आपने जो जिस डेट का बिल है वो डेट डाल देनी है। बिल नंबर में बिल का नंबर डाल देंगे। नेम ऑफ सप्लायर में आप खन्ना टेक्सटाइल्स जैसे ऊपर है उसका नाम डाल सकते हो। जीएसटी नंबर उसका जो भी है वो डाल देंगे। जीएसटी नंबर कब डालना है? अगर हम लोग जीएसटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर हमें जीएसटी का काम कर, जीएसटी में नंबर लिया हुआ है, अभी हमने जीएसटी का नंबर नहीं लिया हुआ तो हम इसको छोड़ सकते हैं। फ्रेट कोई है तो वो डाल देंगे। टोटल परचेज की वैल्यू डालनी है। उसके बाद टैक्स फ्री परचेज कितनी है वो डाल देनी है। देन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लगता है जो जीएसटी पे लगता है, तो वो यहाँ पर जो भी है डाल के टोटल जीएसटी डाल के टोटल अमाउंट आफ्टर जीएसटी आपकी आ जाएगी। ये सारी बातें जीएसटी वाली हम बाद में समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये समझाना ही है पहले। और उसके बाद एंड में लेज़र फोलियो होता है कि इसको हम लेज़र में कहाँ पोस्ट करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाता रहूँगा, साथ के साथ प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ देखें। सबसे पहले आपके सामने जो बिल है हम उसे परचेज बुक में डालने जा रहे हैं। तो देखो कैसे डालेंगे। नंबर में देखो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1, क्योंकि ये जो एक नंबर सीरियल है हमारा। दूसरा उसके बाद डेट डाल देंगे हम लोग, जिस डेट का ये बिल है। आपके पास बिल की डेट क्या है चेक कर लो, डाल दो नीचे, 1 अप्रैल है। देन बिल नंबर हमारा हम डाल देंगे। बिल नंबर क्या है 502, वो हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने नाम डाल देना है सप्लायर का, कि उस सप्लायर का क्या नाम है। खन्ना टेक्सटाइल्स, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर नॉट एप्लीकेबल, हम लोग उसको नहीं डाल रहे क्योंकि हमने जीएसटी का बेनिफिट नहीं लेना। इसके बाद हमारा फ्रेट अगर कोई है तो डाल देंगे। ये तो सिंपल होता है। अगर हमने कोई फ्रेट पे किया है गुड्स परचेज करने पे तो वो हम डाल देते हैं। यहाँ पर फ्रेट नहीं है। उसके बाद टोटल परचेज की जो वैल्यू है वो डाल देंगे 19,750। अब ये टैक्स फ्री है इसलिए टैक्स फ्री में डाल दिया। अगर ये टैक्स फ्री ना होती तो फिर मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह डालता। अभी इस बार ये नील रहेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और टोटल जीएसटी भी नील रहेगा। और अमाउंट जीएसटी के बाद कितनी आ गई टोटल कर दिया मैंने 19,750 प्लस 000, इट इज़ 19,750। जीएसटी परसेंटेज क्या है 0%।
तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरा बिल आपको समझाने जा रहा हूँ, दूसरे बिल को कैसे एंटर करेंगे। स्क्रीन पे आपके पास बिल नंबर नेक्स्ट आ गया है, देखो आपके सामने। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, जब ये परचेज बुक में एंटर हो जाता है तो परचेज बिल के ऊपर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ये हमने परचेज बुक में डाला है। परचेज बुक को हम P लिख सकते हैं, शॉर्टकट में PB लिख सकते हैं, जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वैसे लिख सकते हैं। और उसके कौन से पेज पे डाला है, पेज नंबर लिख देते हैं साथ में। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये परचेज बुक का पेज नंबर 1 है, क्योंकि फर्स्ट मंथ है, पहले मंथ की एंट्रीज हो रही हैं तो फर्स्ट पेज पे ही होंगी। तो इसीलिए मैंने P1 पे ये मान लिया कि ये बिल एंटर हो चुका है। जब हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये बिल हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया है, तो आपको लेटर ऑन जब ऑडिट होगा तो आराम से पता लग जाएगा कि ये बिल रिकॉर्डेड है। नंबर 2, ये बिल इस पेज नंबर पे रिकॉर्डेड है। नंबर 3, आप इसको चेक करना चाहते हो, टैली करना चाहते हो, तो उस पेज नंबर को खोलो, इधर से बिल को ओपन करो और दोनों को ओपन करके आपस में यू में टैलीएट, आप इसको टैली करके चेक कर सकते हो। क्योंकि ये अगर ऑडिट के लिए CA के पास जाता है या हम रीचेक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए लिख दिया जाता है। इसका एक और बेनिफिट है, अगर हम लोग ये ना लिखें तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये बिल रिकॉर्डेड है और ये नहीं है। कई बार क्या होता है, हम जब बिल को आगे कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बिल बीच में से मिस हो जाता है, रिकॉर्ड करना रह जाता है, क्योंकि कई बार हाथ से आपके 2 बिल इकट्ठे भी आगे चले जाते हैं। कई बार हाथ गीले हैं आपके या कोई दिक्कत है तो इकट्ठे पेज आगे चले जाते हैं, तो उसमें बीच में बिल पोस्ट करना, रिकॉर्ड करना रह जाता है। तो जब हम इसको सारी फाइल को रिकॉर्ड कर लेंगे या आज वाले बिल सारे रिकॉर्ड कर लेंगे, उन सभी के ऊपर हम लिख देंगे एंटर्ड एट P1, एंटर्ड एट P2, जो भी हमने लिखना है। लिखने के बाद हम रीचेक करेंगे तो हमें बड़े आराम से ये पता लग जाएगा कौन कौन सा बिल हमने इसमें से रिकॉर्ड कर दिया और कौन सा पेंडिंग है। उससे जो पेंडिंग है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये एक सेल्फ ऑडिटिंग है, सेल्फ चेकिंग है, और उसके बाद ऑडिट में भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिलता है CAs को। तो इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बिल हम दोबारा एक और रिकॉर्ड करके देखते हैं। अभी हमने राजा खादी भंडार से ये गुड्स परचेज करी हैं, बिल नंबर दिया है, सारी डिटेल सेम दी हुई हैं, सिर्फ टर्म ऑफ सेल का फ़र्क है। आप देखो टर्म ऑफ सेल क्या है, कैश। इट मीन्स फॉर ये गुड्स हमने कैश पे परचेज किए हैं। अब कैश वाली गुड्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो हम पार्टी का नाम यूज़ करते हैं, जब हम कैश पे परचेज करेंगे तो पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने तो पेमेंट कर दी। जब हमने पेमेंट कर दी तो उस पर्सन को हम अपनी बुक्स में उसका अकाउंट क्यों ओपन करें, क्योंकि अकाउंट तो उसी का ओपन किया जाता है जो हमारा डेटर या क्रेडिटर हो। ना वो मेरा डेटर है ना वो मेरा क्रेडिटर है। अगर मैंने पेमेंट दे दी तो वो कैश ले गया और मुझे गुड्स दे गया। आपको एंट्री भी आती होगी, जनरल एंट्री। जब हम गुड्स परचेज करते हैं कैश पे तो आपको बताया गया है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है। परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो इसीलिए इस बार हमें कैश डालना है। तो देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नीचे देखो साथ में सीरियल नंबर 2, डेट क्या है चेक करो 1 अप्रैल, बिल नंबर क्या है चेक करो, डालो 709, उसके बाद कैश। ब्रैकेट में मैंने राजा खादी भंडार सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए लिख दिया है, पर इसका मैंने अकाउंट नहीं ओपन करना, मैंने इसको कैश अकाउंट में ही डालना है सिर्फ। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सेम उसी तरह से वैल्यू डाल देनी है। टैक्स फ्री में डालना है क्योंकि ये गुड्स टैक्स फ्री है, इसमें GST नहीं, हमने बेनिफिट भी नहीं लेना, हमने आगे भी GST नहीं लेना, बिकॉज हम GST के क्लाइंट ही नहीं है, हम GST का नंबर ही नहीं हमने लिया हुआ। CGST, SGST, IGST सब ज़ीरो और अमाउंट आ गई टोटल और GST परसेंटेज 0। क्लियर है। अब इसको एंटर्ड फिर लिखेंगे, एंटर्ड एट पेज नंबर 1, क्योंकि P1 ही अभी पेज चल रहा है। एक ही पेज पे पूरे महीने की एंट्रीज आराम से हो जाती हैं नॉर्मली। अगर पेज भर जाएगा तो P2 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बिल देखते हैं, बत्रा क्लिनिक हाउस। अब बत्रा क्लिनिक का जो बिल है इसमें भी देखो बिल नंबर, डेट सब कुछ लिखा हुआ है। टर्म ऑफ सेल क्या लिखी है, टर्म ऑफ सेल इस बार कैश लिखी है। तो इसको अपने आप रिकॉर्ड करो और चेक करो कि आप सही रिकॉर्ड कर लेते हो। बताओ, सोचो। सीरियल नंबर क्या होगा 3, शाबाश। डेट क्या होगी 1 अप्रैल, ठीक है। बिल नंबर चेक करो क्या होगा
1004, वेरी गुड। उसके बाद कैश आएगा, देन नोट एप्लीकेबल आ गया, जीएसटी नंबर, फ्रेट 0 आएगा, अमाउंट आपकी सेम वहीं से उठा लेंगे, टैक्स फ्री में जाएगा, बाकी सब 0 और जीएसटी परसेंटेज 0। क्लियर है? चलो एक और बिल कर लेते हैं, एंटर्ड एट P1 फिर से लिख दिया हमने। एक और बिल करते हैं खन्ना टेक्सटाइल से। अब 5 अप्रैल को हमने फिर से गुड्स परचेज करी हैं, क्लोथ परचेज करा है, अब क्रेडिट पे है फिर से, तो अपने आप डालो, शाबाश। सबसे पहले बोलो सीरियल नंबर क्या आएगा, 4, वेरी गुड। डेट क्या आएगी चेक करके बताओ, 5 अप्रैल, वेरी गुड। उसके बाद बिल नंबर आपका आ गया, खन्ना टेक्सटाइल्स आ गया क्योंकि क्रेडिट पे है, ठीक है। और देन नोट एप्लीकेबल और अमाउंट आ गई आपकी 24,000 की, बाकी टैक्स फ्री में आ गया, और देन 000 और फाइनल टोटल अमाउंट आफ्टर जीएसटी। इसमें हम जो हमारा टैक्स फ्री अमाउंट है और जो हमारी जीएसटी का अमाउंट है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब जीएसटी का अमाउंट तो 0 है, तो टोटल अमाउंट हमारी 24,000 आ गई। क्लियर है? इसी तरह से हम सारी रिकॉर्डिंग्स करते जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स करके अभी जैसे कुमार एम्पोरियम का है, इसको भी इसी तरह सेम डाल देना है। देखो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। आप मार्केट में जाओ, एक परचेज बुक खरीद लो, सेल बुक परचेज कर लो। पहले भी हम बता चुके हैं कि आप जब तक अपने हाथों में परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, लेज़र, 4 बुक्स मैंने बोली, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक और लेज़र, ये चारों बुक्स, एक वोचर बुक अपने पास रखो। उसमें जो डाटा हम देते हैं उस डाटा को आप एंटर करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं परचेज कर सकते या नहीं करना चाहते तो हम जो आपको असाइनमेंट्स देते हैं, सेम इसी तरह की हमारी असाइनमेंट्स होंगी, बट उसमें रिकॉर्डिंग आपने करनी है। तो आप खुद रिकॉर्डिंग करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से हम सारी परचेजेस डालते हैं, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो कुमार एम्पोरियम की हमने डाल दी, ठीक है, एंटर्ड एट पेज नंबर 1। इस तरह से हमारी परचेज बुक का फॉर्मेट टोटल बन जाता है। ये पूरे मंथ की मैं परचेजेस डाल रहा हूँ, आप भी खुद डाल लेना। आपके पास अगर परचेज बुक है मैनुअली तो उसमें, नहीं तो जो हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे उसमें आप उसमें डालो। देखो इस तरह से सारी आप परचेजेस डाल के, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली हमने क्या करना है, देखो सारी परचेजेस डल गई मंथ की, अब हमने टोटल कर देना है इसका, ठीक है। ये सारी परचेजेस मैंने डाल दी, इसका मैंने ग्रैंड टोटल कर दिया 2,24,938, 2,24,938 रुपये। अब मेरी परचेज बुक तैयार है। इसी तरह से परचेजेस को डाला जाता है। मुझे उम्मीद है आज आपको आ गया होगा कि परचेजेस को किस तरह से हम परचेज बुक में डालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके कुछ MCQs भी करेंगे ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, उसके आप आंसर अपने दिल से आराम से समझ के देना ताकि आपको बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच। एजू होम की क्लासेस में आप सभी का अटेंड करने के लिए धन्यवाद।